आज हम बात कर रहे हैं शेखावाटी मिशन 100 के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के नोट्स पे। और इन नोट्स में से हमने 8 चैप्टर हैं वो पहले बना लिए। 9वां जो अपना चैप्टर होगा, अध्याय होगा, उस पे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि आईने अकबरी जो ग्रंथ है उसका अनुवाद किसने किया। तो आपको पता हो कि आईने अकबरी ग्रंथ है वो अबुल फजल ने लिखा था, जो कि अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। इसका अनुवाद किसने किया? इसका संपादन किया था हेनरी ब्लैकमैन ने। और एशियाटिक जो सोसाइटी थी कलकत्ता की, उसकी ब्लिस्थोरियल्स का जो श्रृंखला थी, इसमें 3 खंडों में इसका प्रकाशन हुआ था। कितने खंडों में? 3 खंडों। प्रथम भाग का अनुवाद किया हेनरी ब्लैकमैन ने और दूसरे और तीसरे भाग का अनुवाद करने वाले थे एच.एस. जेरिट। अब जो महत्वपूर्ण जो चैप्टर है अपना, हम बढ़ते हैं उसकी ओर। और वो चैप्टर है उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद का मतलब है किसी के अधीन होना या गुलामी में होना। तो भारत, आपको पता है, 200 साल ब्रिटिश सरकार का उपनिवेश रहा था। देहात का मतलब होता है ग्रामीण। अब हम इस चैप्टर में उन बातों को पढ़ेंगे जो कंपनी भारत में आई। आपको पता है कि 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो जाता है और सीधा ब्रिटिश संसद के अधीन भारत का शासन चलना शुरू हो जाता है। तो जब कंपनी का शासन रहा उस समय कौन कौन से जो कानून थे, अधिनियम थे गाँव में आपको पता है कृषि से संबंधित कौन कौन से कानून बनाए गए, उससे संबंधित इस चैप्टर में हम अध्ययन करने वाले हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी किस वर्ष प्राप्त की थी? तो ये की थी 1765 में। ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। वो था कब? 1773 में। बंगाल की स्तंभदारी बंदोबस्त, जिसको स्थायी बंदोबस्त भी बोलते हैं, ये कब लागू की? 1793 में। बम्बई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त कब लागू किया गया? तो वो साल थी 1818 की। संथालों ने विद्रोह कब कर दिया था? तो 1856, 55 और 56 में संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855-56 में। आप इसको याद रख लें, 1857 की क्रांति से पहले क्या हुआ? संथालों का विद्रोह। मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन चल रहे हैं अपनी। राजस्व इकट्ठा करने वाला जो जमींदार अधिकारी था वो क्या कहलाता था? अमला। बंगाल में धनवान रैयत को क्या कहा जाता था? जोतदार। गांव का मुखिया क्या कहलाता था? मंडल कहलाता था। 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब रखेगी? तो ये रखेगी 1813 में। स्थायी बंदोबस्त का जनक कौन था? मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन कौन था? कॉर्नवालिस। वर्धमान के किस राजा ने 1857 में विद्रोह, संथाल विद्रोह के दौरान अंग्रेजी हुकूमत का साथ दिया था? तो वो था मेहताब चंद। कुंदाल किसके जीवन का प्रतीक था? मोस्ट इम्पोर्टेंट, पहाड़िया जो लोग थे उनके जीवन का प्रतीक क्या था? कुंदाल। हल किसका प्रतीक था? तो ये था संथालों का। हम इस चैप्टर में जो संथाल हैं उनके बारे में पढ़ते हैं और पहाड़िया हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो पहाड़िया लोग जो कि पहाड़ी क्षेत्र में रहते थे और संथाल जो लोग थे वो मैदानी क्षेत्र में रहते थे। तो हल संथालों का प्रतीक था, कुंदाल पहाड़ियों का। ये दोनों आपको स्पष्ट तरीके से एकदम से कंठस्थ याद रखना है। संथाल विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो सिंधु मांझी कर रहे थे। और पहाड़िया लोगों से शांति स्थापना की नीति किसने प्रस्तावित की थी? अगस्ट क्लीवलैंड ने। ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? 1857। मैनचेस्टर कॉटन कंपनी कब बनाई गई थी? 1859 में। अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ? तो ये 1861 में। दक्कन में सर्वप्रथम जो आंदोलन हुआ वो पूना में हुआ था, जहाँ गांव सुप्पा था विपणन के अंदर। दक्कन में सर्वप्रथम आंदोलन 1875 में। औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम कौन से प्रांत में स्थापित किया गया था? बंगाल में। सबसे पहले औपनिवेशिक शासन कहाँ स्थापित किया गया? बंगाल में। बंगाल प्रांत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राजस्व इकट्ठा करने के लिए एक नई प्रणाली लागू की थी, उसका क्या नाम था?
बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राजस्व इकट्ठा करने यानी कृषि पर टैक्स लेने के लिए उसको कहते हैं राजस्व। तो कृषि पर जो टैक्स लगता था उसको इकट्ठा करने के लिए एक नई राजस्व प्रणाली लाई गई। उसका नाम रखा स्तंभदारी बंदोबस्त, जिसका नाम था स्थायी बंदोबस्त। साल कौन सी थी ये भी ध्यान रखें। राजा शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? शक्तिशाली जो जमींदार होते थे उसके लिए। किस गवर्नर जनरल के समय बंगाल में स्तंभदारी बंदोबस्त लागू किया और कब? तो कॉर्नवालिस ने किया था 1793 में। ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू करने के दो उद्देश्य कौन से थे? तो उनके उद्देश्य थे कि जो छोटे किसान हैं और धनी भूस्वामियों का एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हो जाएगा। ब्रिटिश अधिकारी चाहते थे कि छोटे किसान और धनी भूस्वामियों को एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हो जाएगा जिसके पास कृषि सुधार करने के लिए पूंजी और उद्यम दोनों होंगे। दूसरी उनको उम्मीद थी कि ब्रिटिश शासन से पालन पोषण और प्रोत्साहन पाकर ये जो वर्ग है कंपनी के प्रति वफादार रहेगा। स्थायी बंदोबस्त को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो स्तंभदारी बंदोबस्त है उसको स्थायी बंदोबस्त के नाम से जानते हैं। कंपनी के अधिकारियों ने स्तंभदारी बंदोबस्त के तहत भू वसूली थी, उसका कार्य किसे दिया था? तो ये दिया जमींदारों को, तालुकदारों को जमींदारों के रूप में। स्तंभदारी बंदोबस्त क्या थी ये हमने देख ली। कहाँ लागू की? ये एक स्थायी भू राजस्व, भूमि पर टैक्स लेने की एक स्थायी रूप से, यानी इसको बदला नहीं जा सकता। अगर किसान के खेत में अनाज किसी भी कारण से नहीं हुआ तो भी वो टैक्स लगेगा ही। इसे कहते हैं स्थायी बंदोबस्त। जमींदारों को सदा के लिए एक निर्धारित राजस्व अदा करना होगा। इस व्यवस्था में जमींदार गांव में भूस्वामी नहीं था, वह केवल राज्य का राजस्व संग्रहण करता था। अंग्रेज विवरणों में रैयत शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? किसान के लिए। बटाईदार का क्या कार्य होता था? तो ये आप देख लें। स्तंभदारी बंदोबस्त से जमींदारों की असफलता के दो कारण, यानी जो स्थायी बंदोबस्त था वो असफल हो गई, यानी जमींदार असफल हो गए, या यूं कह दें तो इसका क्या कारण था? तो इसमें लगान की जो दर थी वो ऊंची थी और मनमाना टैक्स लिया जाता था। उसमें कोई प्रकार का चेंज भी नहीं हो सकता था। औपनिवेशिक भारत में जमींदारों की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए कंपनी सरकार के कोई दो उपाय कौन से थे? तो जमींदारों की सैन्य टुकड़ियों को भंग कर दिया गया और उनकी कचहरियों को कंपनी द्वारा नियुक्त कलेक्टर की देखरेख में स्थापित कर दिया। जोतदार जमींदारों से किस प्रकार प्रभावशाली होते थे? तो जो मालिक थे वो जोतदार होते थे। जोतदार जमींदारों के विपरीत गांव में रहते थे और उनके ग्रामीणों पर उनका सीधा नियंत्रण होता था। गांव के लोगों पे जो रैयत उन पे निर्भर रहते थे उन्हें अपने पक्ष में एकजुट रखते थे और जमींदार को राजस्व के भुगतान में जानबूझकर देरी कर देते थे और नीलामी के समय स्वयं जोतदार जमींदार की जमीनों को खरीद लेते थे। जमींदार लोग अपनी जमींदारियों को नीलाम होने से किस प्रकार बचा सकते थे? तो एक तो अपनी संपत्ति को स्त्रियों के नाम करके, वो चाहे माता हो चाहे पत्नी हो, और क्योंकि कंपनी ने निर्णय ले रखा था कि स्त्रियों की संपत्ति को नहीं छीना जाएगा। दूसरा, नीलामी में अपने एजेंटों के द्वारा ऊंची बोली लगाकर बेनामी जो खरीदारी थी उसको करके। 5वीं रिपोर्ट 1813 में तैयार हुई थी ब्रिटिश संसद में। ताम्र पट्टी प्रकीर्णन क्या था, यानी एक्वा टिंट क्या था? तो एक ऐसी तस्वीर होती थी जो ताम्र पट्टी में अम्ल की सहायता से चित्र के रूप में कटाई करके छापी जाती थी। फ्रांसिस बुकानिन कौन थे? तो ये फ्रांसिस बुकानिन एक चिकित्सक थे जिन्होंने बंगाल चिकित्सा सेवा में कार्य किया था लंबे समय तक और चिड़ियाघर की स्थापना की बंगाल में। पहाड़िया लोग मैदानी भागों पर आक्रमण क्यों करते थे? कोई दो कारण। तो अकाल और अभाव होता था, तो जीवित रहने के लिए ये लोग क्या करते थे? मैदानी भागों पे आक्रमण कर देते थे और मैदानी लोगों पे अपनी ताकत दिखाने के लिए भी करते थे। दो कारण थे, तो दोनों कारण याद कर लें आप, मोस्ट है ये। पहाड़ी लोगों की जीविका संथालों की जीविका से किस प्रकार भिन्न थी? पहाड़िया जो लोग थे उनकी जीविका और संथालों का मैंने बताया कि जो मैदानी क्षेत्रों में रहते थे किस प्रकार अलग थी। तो पहाड़िया लोग तो झूम खेती करते थे और संथाल लोग स्थायी खेती करते थे। झूम खेती और स्थायी कृषि में आपको ध्यान हो
क्या होती है, तो झूम कृषि होती है, जो कि उत्तर पूर्व के स्टेट में स्थानांतरित कृषि का ही नाम है। यानी जंगलों को काट कर एक जगह पे बीज छिड़क कर खेती की जाती है, दूसरी बार उस जगह को चेंज कर दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है। दाहिम एको से क्या अभिप्राय है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। राजमहल की तलहटियों में 1832 में एक जमीन के एक काफ़ी बड़े इलाके को दाहिम एको के रूप में सीमांकित किया था और इसे संथालों की भूमि घोषित कर दिया था। दाहिम एको किसकी भूमि होती थी, संथालों की। और ये यहाँ इस इलाके के भीतर रहना था और हल चलाकर खेती करनी थी। ये स्थायी किसान बनना उनकी 2 भूमि वाली अनुदान पत्र के रूप में शर्त भी इनके सामने होती थी और कम से कम 10वें भाग को साफ करके पहले 10 वर्षों के भीतर जोतना होता था। तो इस प्रकार से दाहिम को स्थापित किया गया था। संथाल विद्रोह के कोई 2 कारण। संथालों ने विद्रोह क्यों किया, तो संथालों के विद्रोह का पहला कारण था वो था जमीन को साफ करके शुरू की गई, उस पर सरकार भारी कर लगा रही थी। दूसरा, साहूकार यानी दिक्कू लोग बहुत ऊंची दर पे ब्याज लगा रहे थे और कर्ज अदा न करने पर जमीन पर कब्जा कर लेते थे। तो इस कारण संथालों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। संथाल विद्रोह का परिणाम क्या निकला, विद्रोह तो किया तो क्या, लेकिन परिणाम क्या निकला, तो 1855-56 में संथाल विद्रोह के बाद संथाल परगनों का निर्माण कर दिया और इसके लिए 5500 वर्ग किलोमीटर यानी 5500 वर्ग मील था का भाग भागलपुर और वीरभूमि को दे दिया। संथाल परगने में संथालों के लिए कुछ विशेष कानून लागू कर दिए गए। अंग्रेज अधिकारियों ने बंगाल के बाहर स्तंभधारी बंदोबस्त लागू क्यों नहीं किया, कोई 2 कारण। तो जो स्थायी बंदोबस्त है वो बंगाल में ही क्यों लागू किया, उसके बाहर क्यों नहीं किया, ऐसे भी पूछा जा सकता है। या बम्बई दक्कन में राजस्व की नई प्रणाली क्यों लागू करनी पड़ी, वहाँ स्थायी बंदोबस्ती क्यों नहीं लागू कर दिया, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसका कारण देख लेते हम। बंगाल में औपनिवेशिक अधिकारियों ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया जिसमें भू राजस्व की दरें हमेशा के लिए एक सी यानी नियत कर दी थी, किंतु समय के साथ अपने वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने की उत्कृष्ट इच्छा से औपनिवेशिक सरकार ने अपने भू राजस्व को और अधिक बढ़ाने के तरीके पे विचार किया। यानी दूसरा तरीका, क्योंकि इसमें तो एक निश्चित टैक्स की व्यवस्था कर दी थी और सरकार चाहती थी कि और अधिक टैक्स मिले उसे। तो 1810 के बाद खेती की कीमतें बढ़ गई जिसमें उपज और भूमि में भी वृद्धि हुई। बंगाल के जमींदारों की आमदनी का भी इजाफा हुआ, किंतु औपनिवेशिक सरकार स्थायी बंदोबस्त के कारण इस बढ़ी हुई आय को अपने हिस्से का दावा नहीं कर सकती थी। इसलिए उस कंपनी का मानना था कि हमें कोई नई व्यवस्था लागू करनी चाहिए। ताल्लुकदार देख लें, रैयतवाड़ी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त से कैसे भिन्न थी, तो ये मोस्ट है। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी, मद्रास और इस एरिया में जो व्यवस्था लागू की, रैयत का मतलब होता है किसान, तो ये व्यवस्था रैयतवाड़ी कहलाई। और ये व्यवस्था किसकी, भू राजस्व केवल 30 वर्षों के लिए निर्धारित थी और जो स्थायी बंदोबस्त थी वसूली का कार्य ये कौन करते थे, जमींदार। और रैयतवाड़ी में किसान को दी गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था की 2 शर्तें 1820 के दशक लागू की गई और इसमें वसूली का कार्य सीधा रैयत किसान को दिया गया, 30 वर्षों के लिए नियत की गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था की 2 कमियां क्या थी, इसमें मांगा गया राजस्व बहुत अधिक था जिसे किसान चुकाने में असमर्थ थे। सूखे और कम वर्षा की स्थिति में भी कठोरतापूर्वक वसूल किया जाता था। दक्कन दंगा रिपोर्ट किन तथ्यों का संकलन किया गया, तो ये देख लें आप। अमेरिकी गृह युद्ध ने भारत के रैयत समुदाय के जीवन को कैसे प्रभावित किया, तो जब अमेरिका में गृह युद्ध हो गया 1861 में, तब वहाँ के जो कपास था, अमेरिकी गृह युद्ध से पहले ब्रिटेन अमेरिकी कपास पर निर्भर था। ब्रिटेन था वो अमेरिकी कपास पर निर्भर था, यानी ब्रिटेन में सूती कपड़े की मिल में जो कपास जाता था वो अमेरिका से जाता था, लेकिन अब अमेरिका शांत एरिया नहीं रहा तो वहाँ का कपास वहाँ नहीं गया। तो अब भारतीय कपास की वैल्यू थी वो ब्रिटिश मार्केट में बढ़ गई, तो इस कारण भारतीय रैयतों की जो आमदनी थी वो बढ़ गई। दक्कन के रैयत ऋणदाताओं के प्रति क्रुद्ध क्यों थे, ये भी देख लें। भाड़ा पत्र क्या होता था, ये याद कर लें आप। ऋण भार बढ़ जाता था तो ऋणदाता को से अपनी जमीन, गाड़ी, पशुधन भी बेचना पड़ता था, लेकिन उनके बिना रैयत का काम नहीं चलता था। इसलिए ये चीज़ें वापस ऋणदाता से किराए पे ली जाती थी जो वास्तव में रैयत की थी।
इस आशय का जो किरायानामा लिखा जाता था, एक पेपर तैयार किया जाता था, उसका नाम था भाड़ा पत्र। अच्छी उपज के बाद भी दक्कन के रैयतों पर ऋण भार क्यों बढ़ा? तो 30 वर्ष के लिए रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी और ये 50 से 100% तक राजस्व बढ़ गया था। कीमतें कम हो रही थी तो कपास का कृषि क्षेत्र भी कम हो रहा था। रैयतों को ऋणदाताओं के चुगल से बचाने के लिए अंग्रेज सरकार ने क्या समाधान निकाला? तो 1859 में एक परिसीमन कानून पारित किया जिसमें रैयत और ऋणदाता के बीच एक हस्ताक्षर वाला ऋण पत्र होता था। दक्कन में साहूकार रैयतों को ठगने के हथकंडे कौन से थे? तो ये भी आप ध्यान रख लें, याद कर लें। किसानों का इतिहास लिखने में सरकारी स्रोतों के उपयोग के बारे में क्या समानताएं थी? ये भी देख लें। नेक्स्ट अपना चैप्टर होगा वो होगा 10 का, और नाम क्या है? विद्रोही और राज। विद्रोही का मतलब क्रांतिकारी और राज का मतलब होता है सरकार। तो ये 1857 की क्रांति से संबंधित चैप्टर है जिसमें क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध क्रांति छेड़ दी थी। सहायक संधि का जनक किस गवर्नर जनरल को माना जाता है? तो ये लॉर्ड वेलेस्ली को। बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता है किसको? अवध को। मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन नहीं, ध्यान रखें। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ सबसे लंबा प्रतिरोध कहाँ चला था? दोपहर के बाद मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। तारीख कौन सी थी? 10 मई 1857 की। 10 मई 1857 को क्रांति थी, वो कहाँ से शुरू हुई? मेरठ की छावनी से। 11 मई 1857 को दिल्ली को नियंत्रण में लेकर अपना नेता घोषित किया बहादुर शाह जफर को। मुगल शासक, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर। 1856 में कुशासन के आरोप के आधार पर किसको हड़प लिया गया था? अवध को। अवध राज्य ने सहायक संधि कब स्वीकार की? 1801 में। व्यक्तिगत सिद्धांत या हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की थी। सती प्रथा को अवैध घोषित कब किया? 1829 में। लखनऊ में ब्रिटिश राज के ढहने की खबर पर लोगों ने नवाब के युवा बेटे, नाम क्या था? ब्रिटिश कद्र को नेता घोषित किया। 1856 में अवध के किस नवाब को अपदस्थ कर अवध का विलय अंग्रेजी शासन में कर लिया? तो वाजिद अली शाह को अपदस्थ कर दिया और ब्रिटिश शासन में इसको मिला लिया। उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगना में ग्रामीणों को संगठित कर विद्रोहियों को किसने नेतृत्व दिया? तो ये थे शाहमल। 1857 की क्रांति के दौरान ऐतिहासिक आजमगढ़ की घोषणा 25 अगस्त 1857 को। कौन सी घोषणा? आजमगढ़ की घोषणा। छोटा नागपुर स्थित सिंहभूम इलाके में किसने कोल आदिवासियों का नेतृत्व संभाला? गोनू ने। रंग बाग का निर्माण किसने किया? वाजिद अली शाह ने। जस्टिस नामक चित्र के किस अंग्रेज महिला को कानपुर में विद्रोहियों का दमन करने हेतु चित्रित किया गया? तो ये थी मिस व्हीलर। रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र किसने बनाया? थॉमस जोन्स बारकर। देशी राज्यों में नियुक्त गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता था? रेजिडेंट। इन मेमोरियल नामक चित्र जोसेफ नोएल पेंटन। लघु, त्रात्मक और दीर्घ उत्तरीय पर्सन। कंपनी सरकार को अवध के विलय में क्यों दिलचस्पी थी? अवध को कुशासन का आरोप लगाकर मिलाना पड़ा, ऐसा क्या कारण था? तो अंग्रेजी साम्राज्य में विलय को लेकर हमेशा आतुर रहते थे क्योंकि ये नील और कपास दो के लिए उपजाऊ जगह थी और इस क्षेत्र को एक बड़े बाजार के रूप में विकसित करना भी अंग्रेजी शासन का मकसद था। ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा, ये वाक्य किसने और किसके बारे में कहा था? तो अवध के बारे में कहा था। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने 1851 में। अवध में 1857 की क्रांति के संघर्ष की व्यापकता पर टिप्पणी लिखनी है। तो अवध की क्रांति, अवध 1857 की क्रांति का एक बड़ा केंद्र था, महत्वपूर्ण केंद्र था। अवध में यानी क्रांति की शुरुआत
की जो प्रयोगशाला मानते हैं वो अवध को ही मानते हैं। तो अवध में अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध सबसे लंबा चला और इसके मुताबिक कम से कम 3/4 वयस्क पुरुष आबादी विद्रोह में शामिल हो गई थी। अवध क्षेत्र में लड़ाई की बागडोर किसने संभाली? तालुकदारों और किसानों के हाथों में थी। अवध में अधिकांश तालुकदार नवाब के प्रति अत्यधिक निष्ठावान थे, इसलिए वे लखनऊ जाकर बेगम हजरत महल के खेमे में सम्मिलित हो गए। कुछ निष्ठावान तालुकदारों ने बेगम की पराजय के बाद भी संघर्ष जारी रखा। कड़े संघर्ष के बाद ही अंग्रेज मार्च 1858 तक अवध क्षेत्र में पुनः नियंत्रण स्थापित करने में कामयाब हुए। अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए कौन से कदम उठाए? तो समूचे भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया। दूसरा, कानून और मुकदमों की सामान्य प्रक्रिया भी रद्द कर दी, यानी उसको कड़ा कर दिया, कठिन कर दिया। अंग्रेजों ने सैनिक ताकत का भयानक पैमाने पर इस्तेमाल किया। 1857 की क्रांति को जन क्रांति की संज्ञा क्यों दी गई है? तो 1857 की क्रांति है वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में याद की जाती, क्योंकि इस जन क्रांति में प्रत्येक जाति धर्म समुदाय के जो लोग थे उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। लॉर्ड डलहौजी की व्यवगत नीति, हड़प नीति क्या थी? ज़्यादा से ज़्यादा जो भारतीय राजाओं के राज्य थे उनको हड़पना इसका मेन मकसद था। 1857 की क्रांति के लिए उत्तरदायी राजनीतिक कारण कौन से रहे हैं? तो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, तात्कालिक ये कारण थे 1857 की क्रांति के। तो राजनीतिक, बहादुर शाह जफर के अपमानजनक साथ, बहादुर शाह जफर जो कि मुगल सम्राट था, अंतिम मुगल सम्राट, उनके साथ अपमानजनक व्यवहार, हड़पने की नीति, अवध का कुशासन के आधार पर विलय, जमींदारों में अंग्रेजी शासन के प्रति असंतोष। उत्तरदायी प्रमुख सैनिक कारण कौन से थे? तो अवध में सैनिकों में असंतोष, यूरोपीय अधिकारियों के द्वारा भारतीय सैनिकों के साथ अपमानजनक व्यवहार, सैनिकों में वेतन के मामले में असंतोष, चर्बी वाले कारतूस की अफवाह। 1857 की क्रांति के विस्तार में अफवाहों और भविष्यवाणी का क्या योगदान था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, ऊपर हमने देखे, ये भी मोस्ट है। अफवाह फैल गई थी कि चर्बी लगे कारतूस है। दूसरी अफवाह फैली कि ब्रिटिश शासन के समाप्त होने की भविष्यवाणी कर दी। चपातियों के वितरण की घटना और आटे में हड्डियों का चूरा है वो मिलाया हुआ है। 1857 की क्रांति में शाह महल के योगदान ये भी देख लें आप। नेतृत्वकर्ता कौन कहाँ से नेतृत्व कर रहा था? तो दिल्ली से मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, कानपुर से नाना साहब, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अवध से बेगम हजरत महल, जगदीशपुर, आरा बिहार से कुंवर सिंह। 1857 के तत्कालिक कारण वो चर्बी वाले कारतूस तत्कालिक कारण था। कला और साहित्य के क्षेत्र में रानी लक्ष्मीबाई को 1857 की क्रांति की नायिका को पेश किसने किया? तो ये थी कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान। इनके द्वारा लिखी गई थी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। 1857 की क्रांति में जानकारी प्रदान करने वाले प्रमुख सरकारी स्रोत कौन से हैं? तो ये देख लें आप। डायरिया भी है, चिट्ठियाँ भी हैं, आत्मकथा भी है, सरकारी रिकॉर्ड भी है, सहायक संधि पे टिप्पणी। 1857 की क्रांति के परिणाम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो कंपनी शासन समाप्त हो गया। ब्रिटिश सरकार अधिनियम 1858 से ब्रिटेन के भारतीय क्षेत्रों के ब्रिटिश रानी के द्वारा शासित होने लगा और घोषणा के बाद देशी राज्यों को विश्वास दिलाया गया कि भविष्य में भारत में ब्रिटिश प्रशासित राज्य का विस्तार नहीं किया जाएगा। 1857 की क्रांति के फलस्वरूप भारतीय लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का विस्तार हुआ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ माना जाता है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के लिए उत्तरदायी धार्मिक कारण कौन से थे? एक तो ईसाई धर्म प्रचारक भारतीय लोगों को लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। दूसरा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त कर दिया समाज सुधार के नाम पे, तो इसलिए लोगों ने माना कि ये धर्म और संस्कृति पे अनुचित हस्तक्षेप है। चर्बी वाले कारतूस की अफवाह और जो समुद्रिक यात्रा थी वो सैनिकों में तीव्र असंतोष का कारण बनी हुई थी। ऐतिहासिक आजमगढ़ घोषणा क्या थी? जो कि 25 अगस्त 1857 को मुगल सम्राट आजमगढ़ जो कि एक ऐतिहासिक घोषणा थी, कब तैयार की गई? 25 अगस्त 1837 को। और इसमें क्या घोषणा की गई?
कि जो ब्रिटिश सरकार है, अंग्रेजी सरकार है, उसके अत्याचारों के विरुद्ध, या कहें कि उनके अत्याचार और उत्पीड़न की निंदा की गई। साथ ही हिंदू मुस्लिम एकता पे भी बल दिया और समाज में प्रत्येक वर्ग, जमींदार, व्यापारी, पंडित, फकीर, मौलवी को ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक पवित्र युद्ध, कैसा युद्ध, पवित्र युद्ध शुरू करने यानी उसमें भाग लेने का आह्वान किया। ये थी आजमगढ़ की ऐतिहासिक घोषणा। नेक्स्ट अपना महत्वपूर्ण और वेरी इंपॉर्टेंट जो चैप्टर होगा वो होगा महात्मा गांधी और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। आपको ध्यान हो कि महात्मा गांधी 1891 से लेकर जनवरी 1915 तक कहाँ रहे? 1915 तक दक्षिणी अफ्रीका में सत्याग्रह करते रहे। 1915 में, जनवरी 1915 में गांधी जी भारत आते हैं, उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेते हैं। तो ये जो चैप्टर है ये पूरा का पूरा उसी के इर्द गिर्द है, वो होने वाला है। तो पढ़ते हैं हम मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको बताते चलेंगे, उन पे आपको विशेष फोकस रखना है। गांधी जी को मार्च 1922 में राजद्रोह के आरोप में कब गिरफ्तार किया? मार्च 1922, क्योंकि अभी 2000 चल रहा है तो वही निकल जाता है। राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन पे कार्यवाही की जांच की जो अध्यक्षता कर रहे होते हैं उन जज का क्या नाम है ये पूछा गया। तो वो जज थे, वो थे जस्टिस CN ब्रूमफील्ड। गांधी जी ने अपना सिर मुंडवा कर सूती वस्त्र पहनना कब शुरू किया था? तो 1921 में दक्षिणी भारत की यात्रा कर रहे थे गांधी जी, उस समय ऐसा किया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो नवंबर 1930 में। तीनों गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। गांधी जी की नमक यात्रा के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन थे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ? 1931 में। और गांधी जी ने एकमात्र गोलमेज सम्मेलन दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था जो कि 1931 में हुआ था। और इससे पहले गांधी इरविन समझौता हुआ था, ये भी आपको ध्यान हो। दूसरे विश्व युद्ध के समय 1939 में भारत के वायसराय लिनथिंगो थे, लॉर्ड लिनथिंगो जिनको का पूरा नाम है। 1945 में ब्रिटेन में किसकी सरकार थी? लेबर पार्टी की। फरवरी 1947 में वेवेल की जगह भारत के वायसराय कौन बने थे? लॉर्ड माउंटबेटन। औपचारिक सत्ता हस्तांतरण के लिए जो डेट निश्चित की वो थी 15 अगस्त 1947। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? अप्रैल 1919। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। असहयोग आंदोलन व खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो दोनों 1921 में। जनवरी 1921 में असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। बारदोली में किसान आंदोलन कब हुआ? 1928 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो ये हुआ था मार्च 1931 में। कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने अक्टूबर 1939 में इस्तीफा दे दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? अगस्त 1942 में। लघुत्तरात्मक प्रश्नों में महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो हैं गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से कब लौटे और किस दिन को, इस दिन को यानी जिस दिन लौटे उसको प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसी इतिहासकार ने कहा कि दक्षिणी अफ्रीका में ही गांधी जी को महात्मा बनाया गया, यानी दक्षिणी अफ्रीका में गांधी जी ने जो सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया उसी से वो महात्मा बन गए थे। तो ये किसने कहा? चंद्रदेव सेन ने। बाल पाल के नाम से लाल कौन है? लाला लाजपत राय जिनका संबंध पंजाब से। बाल गंगाधर तिलक जिनका संबंध महाराष्ट्र से। पाल विपिन चंद्र पाल जिनका संबंध बंगाल से। गांधी जी के राजनीतिक परामर्शदाता कौन थे? उन्होंने गांधी जी को क्या सलाह दी? तो राजनीतिक परामर्शदाता थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, और उन्होंने कहा कि 1 वर्ष तक वो ब्रिटिश भारत की, पूरे भारत की कहने का मतलब, क्योंकि ब्रिटेन का गुलाम था इसलिए उसका नाम रखा गया ब्रिटिश भारत की यात्रा करें और वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, लोगों की जो कंडीशन है उसको पहले समझने की कोशिश करें।
महात्मा गांधी की भारत में प्रथम सार्वजनिक उपस्थिति कब हुई? 1916 में। कब, कहाँ से? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह से। महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह कौन सा था? 1917 में चंपारण सत्याग्रह। महात्मा गांधी ने गुजरात के में किन आंदोलनों का संचालन किया? तो एक तो 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए सत्याग्रह किया, और दूसरा खेड़ा में फसल चौपट हो गई थी तो उसके लिए भी सत्याग्रह किया। गांधी जी की अमेरिकी जीवनी के लेखक कौन है? लुई फीसर। असहयोग आंदोलन के लिए अमेरिकी लेखक लुई फीसर ने क्या विचार रखे? तो असहयोग आंदोलन गांधी जी के जीवन के युग का नाम दिया गया, यानी ये जो है ये किसके जीवन का युग है? गांधी जी के। ये शांति की दृष्टि से नकारात्मक रहा, किंतु प्रभाव की दृष्टि से ये जो आंदोलन था ये सकारात्मक रहा। किसने कहा? लुई फीसर ने। 1924 में जेल से रिहा होने पर गांधी जी ने किन कार्यों पे जोर दिया? तो एक तो खादी के कपड़े पहनने पे, और जो छुआछूत है उसको समाप्त करने पे, बाल विवाह को समाप्त करने पे, और हिंदू मुस्लिम जो एकता है उसको बढ़ाने पे गांधी जी ने जोर दिया था। कब? 1924 में, जब जेल से रिहा हो गए। तो ऊपर हमने पढ़ा था गांधी जी पे राजद्रोह के आरोप में कब जेल में डाला गया? तो 1922 में। 24 में वो रिहा हो जाते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया और क्यों आया, और ये अन्य किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है। 1928 में भारत आया उपनिवेश की स्थितियों की जांच के लिए। श्वेत कमीशन इसका दूसरा नाम है, और इसमें एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए इसका विरोध किया गया। साइमन वापिस जाओ। कांग्रेस का 1929 का जो अधिवेशन था वो कहाँ आयोजित हुआ? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसकी अध्यक्षता किसने की? इसमें कौन कौन शामिल थे? इसमें कौन सा प्रस्ताव शामिल था? तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पर टिप्पणी लिखिए, ऐसे भी हो सकता है। 1929 में हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। पूर्ण स्वराज का यह नारा दिया गया था, और 26 जनवरी को 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा यहाँ पर हुई थी, रावी नदी के तट पर लाहौर में। औपनिवेशिक भारत में मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस पर क्या कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे? तो ये भी देख लें आप। रजवाड़ों में राष्ट्रवादी सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए किसकी स्थापना की गई थी? प्रजामंडलों की। औपनिवेशिक सरकार द्वारा नमक को क्यों नष्ट किया गया? यदि सरकार नमक को लाभ पर न बेच पाती तो सरकार उस नमक को नष्ट कर देती थी। दांडी यात्रा का कवरेज किस पत्रिका ने किया था? तो दांडी मार्च यात्रा को पत्रिका जो थी कि टाइम्स, उसमें गांधी जी को किस कार्यकर्ता ने समझाया कि आंदोलन को पुरुषों तक ही सीमित न रखें? तो ये थी समाज सेविका कमला चट्टोपाध्याय। दांडी यात्रा कब और कहाँ से प्रारंभ हुई? तो 12 मार्च 1930 से साबरमती के आश्रम से, और पहुंची कहाँ समाप्त हुई? तो 6 अप्रैल 1930 को दांडी में जाकर समाप्त हुई। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? मैकडोनाल्ड। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे नेता थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, गांधी जी ने सिर्फ एक में लिया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन से लौटकर गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड विलिंगडन। गांधी इरविन समझौते की शर्तें क्या थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन अपना। सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया जाए, सारे कैदियों को रिहा कर दिया जाए, और तटवर्ती इलाकों में नमक बनाने की छूट भारतीयों को दी जाए, ये शर्तें थी। महात्मा गांधी ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचिका का विरोध क्यों किया? क्योंकि गांधी जी को ये संभावना नजर आ रही थी कि इससे हिंदुओं में फूट पड़ जाएगी। हिंदू जो धर्म है वो दो भागों में बढ़ जाएगा, दलित और सवर्णों में। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से भारतीयों को क्या आश्वासन दिया गया? तो ये भी देख लें आप। सीमित मताधिकार के आधार पर 1937 में चुनाव हुए, और कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 8 प्रांत में ऐसे थे जहां सरकार बना ली थी। कांग्रेस के मंत्रिमंडलों से इस्तीफा कब और क्यों दिया? 1939 में दिया था। दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता के बदले युद्ध समाप्ति पर पूर्ण स्वतंत्रता मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए कांग्रेस के जो मंत्रिमंडल थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मुस्लिम लीग ने
मुक्ति दिवस कब मनाया और क्यों मनाया? 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों द्वारा त्यागपत्र देने पर मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। ये कथन किसका था कि उन्हें सम्राट का सर्वोच्च मंत्री इसलिए नियुक्त नहीं किया गया कि वो ब्रिटिश साम्राज्य को टुकड़े टुकड़े कर देते थे विंस्टन चर्चिल। मुस्लिम लीग ने 1940 में लाहौर अधिवेशन में क्या प्रस्ताव रखा? मुस्लिम बहुल इलाके में पूर्ण कुछ स्वायत्ता की मांग का। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? मार्च 1942 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है भारत छोड़ो आंदोलन के समय स्वतंत्र सरकार की स्थापना कहाँ कहाँ हुई? सतारा में और मेदिनीपुर में। प्रति सरकार में क्या कार्य है? जन आंदोलन का आयोजन और रचनात्मक कार्य। प्रति सरकार मतलब समांतर सरकार चला रहे थे अंग्रेजों के। ब्रिटिश द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की भागीदारी प्राप्त करने का प्रयास किस वाइसराय ने किया? लॉर्ड लिंथिंगो ने। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो मार्च 1946 में आया था। इसका प्रभाव क्या हुआ? इसका प्रयास क्या प्रयास था इसका? तो संघीय व्यवस्था के लिए राजी करना, यानी मुस्लिम लीग को एक ऐसी संघीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग, उस समय दो ही पार्टियां हुआ करती थी मुख्य पार्टियां, एक कांग्रेस और एक मुस्लिम लीग। इनको एक ऐसी संघीय व्यवस्था के लिए राजी कर लेना, यानी संविधान बनाने के लिए राजी कर लेना। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 46 को। मोस्ट इम्पोर्टेंट मोहनदास करमचंद गांधी राष्ट्रपिता की उपाधि। गांधी जी की जीवनी। गांधी जी की हत्या कब हुई? 30 जनवरी 1948 को। महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? हरिजन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन। ए बैच ऑफ ओल्ड लेटर्स, पुराने पत्रों का संकलन नेहरू जी द्वारा लिखा गया था। राष्ट्रीय आंदोलन के अध्ययन के लिए अखबार, तो ये कौन कौन से अखबार थे? चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना गया? क्योंकि ये स्वदेशी और आर्थिक प्रगति का सूचक था। गांधी जी ने खुद को आम लोगों जैसा दिखाने के लिए क्या किया? तो गांधी जी भी आम लोगों की तरह वस्त्र पहनने लगे और उनकी ही भाषा बोलने लगे। रोलेट एक्ट क्या था? तो 1919 में सिडनी रोलेट, जो कि ब्रिटिश सरकार के अधिकारी थे, उनके द्वारा एक कानून लाया गया जिसमें बिना किसी कारण के किसी भी व्यक्ति को सजा दी जा सकती थी। खिलाफत आंदोलन, जो कि अली बंधु द्वारा, शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा एक आंदोलन चलाया जा रहा था तुर्की के खलीफा के लिए। चोरा चोरी कांड क्या था और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया? तो चोरा चोरी नामक जगह, उत्तर प्रदेश में चोरा चोरी नामक जगह पे फरवरी 1922 में एक हिंसक घटना हुई और पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें कई पुलिस वाले जल गए थे, उनकी जान चली गई। इसलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि गांधी जी नहीं चाहते थे कि आंदोलन के दौरान किसी प्रकार की हिंसा हो। आपके अनुसार चरखे के साथ महात्मा गांधी किस प्रकार राष्ट्रवाद की स्थायी पहचान बन गए थे? तो 1921 में सूती वस्त्र पहनना गांधी जी ने शुरू किया था और प्रतिदिन कुछ समय वो चरखा चलाते थे। तो वो उनका मानना था कि श्रम बचाने वाली जो मशीन है उसकी बजाय चरखा लोगों के द्वारा काम में लिया जाना चाहिए, ताकि रोजगार भी मिले, वो स्वावलंबी हों, आत्मनिर्भर रहे। महात्मा गांधी नमक कर को अन्य करों की तुलना में अधिक दंडात्मक क्यों मानते थे? क्योंकि नमक जो है वो साधारण से खास से लेकर आम लोगों तक यूज किया जाता है, तो एक गरीब से गरीब व्यक्ति तक भी नमक का उपयोग किया जाता है, इसलिए उसको ज़्यादा दमनात्मक मानते थे। राष्ट्रीय आंदोलन में नमक सत्याग्रह को स्पष्ट कीजिए। तो ये देख लें आप, प्रथम गोल में, द्वितीय गोल में, तृतीय गोल में, इसको देख लें। भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1942 में शुरू हुआ था। इसका महत्व क्या था? या आप कह सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में राष्ट्रीय आंदोलन था। तो गांधी जी ने इसमें करो या मरो का नारा दिया था ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध। तो इसको देख लें थोड़ा। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को किस तरह बदल डाला? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान को स्पष्ट कीजिए। तो गांधी जी ने 1915 से लेकर 1947 तक भारत को आज़ाद कराने के लिए कौन कौन से आंदोलन चलाए, कहाँ से पूरे भारत का? 1915 में भारत आने के बाद गांधी जी ने पूरे भारत का दौरा किया, लोगों की जैसी भाषा बोली, लोगों का जैसा पहनावा अपना लिया,
और लोगों के बीच जाकर सत्याग्रह किया। पहला सत्याग्रह चंपारण, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा, और फिर देश की बहुसंख्यक कृषक और मजदूर जनता को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। भारत के विभिन्न भागों में कांग्रेस की शाखाएं खोली और कांग्रेस को जनाधार प्रदान किया। असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, ये आंदोलन चलाकर लोगों में राष्ट्रीय भावना उत्पन्न की, जागृत की और सभी वर्गों के लोगों को आंदोलन से जोड़ा। महिलाओं को राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल कर समानता का अधिकार प्रदान किया। छुआछूत विरोधी, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रयास किया। सामाजिक बुराइयों का विरोध किया और भी इसके साथ साथ कई रचनात्मक कार्य गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान करते रहे। नेक्स्ट अपना चैप्टर है वह संविधान का निर्माण और एक नए युग की शुरुआत। अब देश आज़ाद हो चुका था और भारत ने अपना संविधान बनाने का प्रयास शुरू कर दिया, और ये जो चैप्टर अपना आएगा ये आएगा 6 मार्क्स का। तो इससे एक नए युग की शुरुआत कैसे हुई? तो अब गुलाम देश से भारत एक गणतंत्र बन चुका था, खुद का संविधान बन चुका था, भारत का सर्वोच्च कानून बन चुका था। इसमें अब कोई व्यक्ति विशेष का राज नहीं था, न ही कोई विदेशी सरकार का राज था। अब खुद भारतीय जनता का राज था और भारतीय जनता शासित हो गई सर्वोच्च कानून से। उसका नाम था संविधान, और ये जो संविधान था ये बनाया जा रहा था संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया? 26 जनवरी 1950 को। तो भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान है, ये आपको ध्यान होगा। इसमें 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं भारत के संविधान में, और 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में लंबे समय से चली आ रही ऊंच नीच और अधीनता की संस्कृति में लोकतांत्रिक संस्थाओं को विकसित करने का प्रयास किया गया। संविधान सभा में कुल सत्र कितने हुए थे? तो 11 सत्र हुए थे और 165 बैठकें हुई। संविधान सभा के गठन के संबंध में असत्य कथन को चुनना है। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था, तो ये तो सही है। संविधान सभा के सभी सदस्य कांग्रेस पार्टी के थे, तो ये गलत है, असत्य चुनना है। सभा में हुई चर्चाएं जनमत से और प्रभावित होती थी, यानी सबकी चर्चाएं सुनी जाती थी, सहमति बनती थी, तभी उसी कानून को स्वीकार किया जाता था। लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार को उचित समझा, तो ये भी सही है, तो बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 300 सदस्य थे, जिनमें 82% कांग्रेस के सदस्य थे। राष्ट्रीय ध्वज केसरिया, सफेद और गहरे रंग की 3 पट्टियों से बना है। झंडा होगा, ये प्रस्ताव किसने रखा? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने रखा था कि भारत का जो तिरंगा है, झंडा है, वो किस प्रकार का होगा। संविधान सभा के अध्यक्ष थे, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले में दलित जातियों की पीड़ा का सवाल उठाया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संबंध में कौन सा कथन है वो सत्य है? तो ब्रिटिश काल में कांग्रेस विरोधी थे, इसलिए महात्मा गांधी की सलाह पर उन्हें केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता दिया, ये तो सही है। उन्होंने संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, ये भी सही है। संविधान सभा में के.एम. मुंशी तथा अलादी कृष्ण स्वामी उनके साथी थे, ये भी सही है, तो ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। उद्देश्य प्रस्ताव के भाषण में जवाहरलाल नेहरू द्वारा किन महत्वपूर्ण क्रांतियों को उदाहरण दिया? तो अमेरिकी क्रांति का, फ्रांसीसी क्रांति का, रूसी का, उपरोक्त सभी का उदाहरण दिया उद्देश्य प्रस्ताव में। संविधान सभा की चर्चाओं में मुद्रित रिकॉर्ड 11 खंडों में प्रकाशित हुआ। संविधान के मसौदे को 3 विषयों की सूचियों के संबंध में क्या है? तो प्रथम सूची केंद्रीय सूची के विषय, केवल केंद्र सरकार के अधीन। दूसरी सूची में राज्य सूची के विषय के, जो कि राज्य सरकार के अधीन होंगे। तीसरी सूची में समवर्ती सूची रखी, जो कि केंद्र और राज्य दोनों की जिम्मेदारी होगी। उपरोक्त सभी हो जाएगा। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्नों में इस चैप्टर से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। भारत आज़ाद कब हुआ? तो 15 अगस्त 47 को। रॉयल इंडियन नेवी यानी शाही भारतीय सेना सिपाहियों ने विद्रोह कब किया?
1946 में मोस्ट इम्पोर्टेंट संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसने किया? प्रांतीय संसदों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना था। संविधान सभा में कांग्रेस के सदस्यों के नाम क्या थे? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार की रूपरेखा कब और किसने तैयार की थी? तो 1919 में अंग्रेज अधिकारी थे मॉन्टेस्क्यू, उनके द्वारा। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार प्रांतीय विधायिकाओं में सीमित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। इसमें हमारे भीतर ये एक आत्मघाती और अपमानजनक आदत बनी हुई है कि हम सभी नागरिकों के रूप में नहीं सोचते बल्कि समुदाय के रूप में सोचते हैं। कथन किसने कहा था? वल्लभ भाई पटेल ने पृथक निर्वाचिकाओं के मांग पे कहा था। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार सत्ता में आई थी 26 जुलाई 1945 को। कैबिनेट मिशन ने अपनी संवैधानिक योजना कब रखी? 16 मई 1946 को। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही, ये हमने ऊपर देख लिया। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। जिन्ना को पाकिस्तान की संविधान सभा का अध्यक्ष कब निर्वाचित किया? 11 अगस्त 1947। पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ? कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार का गठन और अंतरिम सरकार की आखिरी बैठक तो 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ और 16 जुलाई 1947 को अंतिम जो लास्ट की जो बैठक थी वो हुई। नवनिर्वाचित संविधान सभा द्वारा उपराष्ट्रपति किसे बनाया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। अति लघुत्रात्मक प्रश्न, भारतीय संविधान को कब सूत्रबद्ध किया गया? तो 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1946 के बीच सूत्रबद्ध किया गया, यानी इसको लिखा गया। समय लगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का। संविधान सभा में सहयोग करने वाले 2 प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी कौन थे, जिन्हें संवैधानिक सलाहकार कहते हैं? BN राव और SN मुखर्जी। उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसके द्वारा? तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था। संविधान सभा के किस सदस्य को चर्चाओं पर ब्रिटिश साम्राज्य का साया दिखाई देता था, अथवा किस सदस्य के अनुसार संविधान सभा अंग्रेजों की योजना को साकार करने का काम कर रही थी? कम्युनिस्ट सदस्य सोमनाथ लाहिड़ी। पंडित नेहरू के अनुसार संविधान सभा की शक्ति का स्रोत कौन है? जनता है। पृथक निर्वाचन एक ऐसा विषय है जो हमारे देश की पूरी राजनीति में समा चुका है। पृथक निर्वाचन, ये कथन किसका था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। पृथक निर्वाचन को आत्मघाती मांग मानने वाले सदस्यों के नाम क्या हैं? गोविंद बल्लभ पंत और बेगम एजाज रसूल। पृथक निर्वाचन का समर्थन किसी एक सदस्य का नाम क्या था? B पोकर बहादुर। NG रंगा के अनुसार असली अल्पसंख्यक कौन थे? जो देश की जनता, गरीब और दबे कुचले लोग, किसान और आदिवासी। संविधान सभा सदस्य जयपाल सिंह किस समूह का प्रतिनिधित्व कर रहे थे? आदिवासी समूह का। प्रांतीय सरकारों में भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कौन कौन से कानून बनाए गए थे? तो 1909 का बना, 1919 का बना और 1935 में बना। कार्यपालिका, यानी 1919 में कार्यपालिका को आंशिक रूप से प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया और प्रांतीय कार्यपालिका को लगभग पूरी तरह से विधायिका के प्रति उत्तरदायी कब बनाया? 1935 की गवर्नमेंट इंडिया एक्ट में। अंग्रेज तो चले गए मगर जाते समय शरारत के बीज बो गए। क्या तुम इस देश में शांति चाहते हो? अगर चाहते हो तो पृथक निर्वाचिका को छोड़ दो। ये कथन किसने और किसके संदर्भ में कहा? तो ये कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसके संदर्भ में? जो कि पृथक निर्वाचिका की मांग थी उसके संदर्भ में। उन्हें सहारों की जरूरत है, उन्हें सीडी चाहिए। ये कथन किसने और किसके संबंध में कहा? NG रंगा ने नागरिक अधिकारों को प्रभावी ढंग से प्रयोग के संदर्भ में। आम जनता और संविधान सभा में उनका प्रतिनिधित्व का दावा करने वालों के बीच खाई की ओर किसने ध्यान आकर्षित किया? किसान आंदोलन के नेता थे समाजवादी विचारों वाले NG रंगा ने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1937 में चुनाव हुए तो 11 प्रांतों में से कितने में सरकार बनी थी? 8 प्रांतों में। दलित जातियों के अधिकारों की मांग करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किस घटना के पश्चात डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों हेतु पृथक निर्वाचिका की मांग छोड़ दी? बंटवारा और विभाजन की हिंसा के बाद। महिलाओं के लिए न्याय की मांग करने वाले प्रमुख सदस्य मुंबई की हंसा मेहता। जो सदस्य शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में थे उनमें मुख्य रूप से शामिल थे नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, बालकृष्ण शर्मा, गोपाल स्वामी अय्यर। संविधान में गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया? 356 में।
किन करों को शुल्कों से होने वाली आय के रूप केंद्र के पास रखेगी सीमा शुल्क और कंपनी कर। किन करों की आय राज्य तथा केंद्र सरकार के बीच बांटी गई। आयकर और आबकारी जो शुल्क है उसको किन करों में राज्य सरकारों द्वारा अपने स्तर पर कुछ अधिभार और कर वसूल करने का अधिकार दिया। जमीन और संपत्ति कर, बिक्री कर, बोतल बंद शराब पर। राज्य के अधिकारों के सबसे शक्तिशाली हिमायत करने वाले सदस्य थे के सतनम। प्रांतों के लिए स्वायत्ता, विकेंद्रीकृत संरचना के प्रति राष्ट्रवादियों तथा कांग्रेस के नजरिए में बदलाव किस घटना के पश्चात आया। विभाजन की घटना के बाद। शक्तिशाली सरकार और केंद्र की आवश्यकता क्यों बताई गई, क्योंकि देश अब टूट चुका था। देश दो भागों में विभाजित हो गए, भारत और पाकिस्तान। तो जो संविधान निर्माता थे वो नहीं चाहते थे कि भारत का भी दोबारा विभाजन का इस प्रकार का जो दंश है वो झेले। महात्मा गांधी के अनुसार राष्ट्रीय भाषा कौन सी होनी चाहिए, हिंदुस्तानी। महात्मा गांधी के अनुसार हिंदुस्तानी में क्या विशेषता होनी चाहिए, तो न तो अधिक संस्कृति निष्ठ हिंदी होनी चाहिए और न ही अधिक फारसी निष्ठ उर्दू होनी चाहिए। हिंदी के समर्थन में पुरजोर आवाज आर.वी. धुलेकर। धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 में। संस्कृति और शिक्षा का 29 और 30 में। समानता का 14, 15, 16 और 17, 18 में। हिंदी भाषा के वर्चस्व पर भय और चिंता व्यक्त करने वाले सदस्य थे दुर्गाबाई और टी.ए. रामलिंगम। महात्मा गांधी हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा क्यों बनाना चाहते थे, तो इसके बारे में आप देख लें। संविधान सभा ने भाषा के विवाद को हल करने के लिए क्या रास्ता निकाला, तो ये भी देख लें आप थोड़ा सा। संविधान सभा के ऐसे दो महत्वपूर्ण अभिलक्षणों का उल्लेख कीजिए जिन पर संविधान सभा काफ़ी हद तक सहमति बन पाई थी। वयस्क मताधिकार का और फिर धर्मनिरपेक्षता का। और तीसरा जो मुद्दा, दो मुद्दे महत्वपूर्ण थे, एक तो धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि राज्य के समक्ष सभी धर्म बराबर के, सभी जो धर्म है वो बराबर हों, यानी सभी के प्रति समान राज्य का व्यवहार होगा। इसे कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। तो भारत ने धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट अपनाया था और इसे संविधान के अनुच्छेद 25 और 28 में दर्ज कर दिया। वयस्क मताधिकार का मतलब होता है एक उम्र के बाद, यानी पहले 21 वर्ष थी, अब वर्तमान में 18 वर्ष है। तो 18 वर्ष का हर भारतीय नागरिक, वो चाहे किसी भी जाति, धर्म, लिंग, वंश का क्यों ना हो, उसे मत देने का अधिकार होता है। उसे कहते हैं वयस्क मताधिकार। तो इन दोनों पे सहमति बन पाई। नेक्स्ट अपना जो होगा वो होगा मॉडल पेपर, और मॉडल पेपर हल करके आपको डाले जा चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक थैंक्स, ऑल द बेस्ट।